अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेरों ढेर मोहब्बतें बांटते रहिए। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज का प्रोग्राम भी एक नए अंदाज से, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई सुबह, नए आगाज़ के साथ आपके सामने जो है वो पेश करूँगी। और कोशिश यही करते हैं हम लोग कि डेली आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए। आज जो प्रोग्राम है वो ख़ास इस वजह से भी है कि आज मैं आपकी मुलाकात अपने प्रोग्राम में जिस पर्सनैलिटी से करवा रही हूँ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात सर अंजाम दी हैं। ना सिर्फ अपने काम से बल्कि अपने कलम से उन्होंने शायरी भी की है, वो कॉलम निगार भी हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत सा ऐसा कुछ लिखा है कि जिसमें उन्होंने अक्कासी की है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, तो क्या वाकई हम इस्लामिक इक़्तिदार को जो है वो समझते हैं? क्या वाकई हमारी ज़िंदगी के वो पहलू जो इस्लाम ने उजागर किए हैं हमने उस पर काम किया है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरसीज़ होते हुए एक अमेरिका से उनका ताल्लुक है, क्योंकि वो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन अमेरिका में जो है वो मुकीम रहे हैं। अभी भी वहीं से जो है वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, पाकिस्तान आए हुए थे, तो हमने इनसे स्पेशली जो है वो टाइम लिया कि सर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम के ये तशरीफ़ लाए और आज हमारे जो है वो मेहमान हैं। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जब मैं नाम लूँगी तो आप सब लोग पहचान जाएंगे, जो शायरी से रिलेट करते हैं, जो कॉलम निगारी से, और जिनको पता है कि अमरीकी सियासत में जिनका उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। इनका एक कमाल ये भी है कि अमरीकी सियासत में भी अपना एक किरदार और अपना एक हैसियत जो है वो रखते हैं। सारी बातें करेंगे, बहुत सारे पहलू हैं, एक शख्सियत में बहुत सारे रंग बिखरते हैं। इस एक शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली वकील अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह की ज़ात का, बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप जो है वो मेरे शो में आए और ये मेरे लिए बड़े प्लेजर की बात है। ये अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़र और पाकिस्तान से अमेरिका का सफ़र, ये ज़रा स्टोरी पहले हम ये सुन लें कि एज़ अ पाकिस्तानी आप कितना प्राउड फील करते हैं जब आप अमेरिका की सियासत में एक गहरी तज्ज़िया, गहरी नज़र और एक गहरा जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया और आपके तवज्जुह से तमाम सामाईन का शुक्रिया, नाज़रीन का शुक्रिया। देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस मुल्क का सरमाया हैं, और अगर इस मुल्क का सरमाया है तो यकीन कीजिए कि फिर हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छे सफ़ीर की तरह भी रहें। इस सफ़र की बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मैं गया था आला तालीम हासिल करने के लिए, अच्छा, और आला तालीम हासिल करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि मैं पाकिस्तान वापस आया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे कि उस तालीम का यहाँ इस्तेमाल हो सके, तो मैं वापस अमेरिका चला गया। अच्छा, और समझिए कि कुछ ऐसा जहन में आया कि अगर अपनी मुल्क की खिदमत इस तरह नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में जो कहानी है वो ये है कि आप अमेरिका में बसते हैं, तालीम हासिल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर आपको एकदम ख्याल आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या हसब नसब है। तो वो जब चीज़ें जहन में आई तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो शख्स तकरीबन देखिए मुझे 48 ईयर्स हो जाएंगे गया हुआ, क्योंकि मैं वहाँ स्टूडेंट भी रहा, पढ़ा भी और उसके बाद नौकरी भी की। 48 साल ज़िंदगी की आपने अमेरिका से जो है वो रिलेट की है। तो ये सफ़र, ये इतनी बड़ी जर्नी, ये इतना बड़ा जो आपका एक लाइफस्टाइल जो अमेरिकन सेट हो गया, या अभी तक प्योर पाकिस्तानी की तरह और एज आ जो है वो वहाँ पर अपने आप को जो है वो ऐसे ही समझते हैं? पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं, आते जाते तो आप रहते हैं, लेकिन वहाँ रह के इंसान को पता चलता है। और इतना अर्सा किसी को हो जाए तो वो उनके रंग में रंग जाता है, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उस रंग में रंगा भी हूँ और अच्छा खासा ज़माने तालिब इल्म में हूँ। उसके बाद बिल्कुल जो अमरीकी, देखिए बड़ी अजीब चीज़ें हैं कि अक्सर ये होता है कि आप कभी अपने माजी को, अपनी ज़मीन को नहीं भूल सकते, तो जिस हद तक रंग सकते हैं उसमें रंगा भी। जो कॉलेज का ज़माना था, जो लंबे लंबे बाल बढ़ाना, अच्छा, और जीन्स पहनना और वो सब कुछ करना, फ़ैशन और म्यूज़िक पसंद करना, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि आपको ख़्याल आता है कि मैं कौन हूँ, और जब ये ख्याल आया और जब तहज़ीब को अपनी देखा तो फिर पलट के ही देखना पड़ता है कि नहीं, मेरे अक़दार जो हैं वो क्या हैं, सही, मेरा माजी क्या है, सही, मेरा मज़हब क्या है। गो कि वहाँ मजहबी आज़ादी बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल आपको बार बार बावर कराना पड़ता है अपने लिए, और ख़ास तौर पे शादी के बाद फिर अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे अच्छे मुसलमान उठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, तो इस चीज़ का हमें एहसास बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारे बच्चे अगर पंजाबी या उर्दू भी बोलें
माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें और यहाँ तक कि हमारे जो ईद बकरीद पे हमारे कपड़े भी पहने। तो ये चीज़ें हैं कि हम दो कल्चर में तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे शाम होते ही हम लोग घर में उर्दू बोलने की कोशिश करते रहे। और माशाल्लाह आज मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, हमारे बच्चे आपस में ज़रूर इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब उर्दू में बात की जाए तो उर्दू, या पंजाबी में बात की जाए तो वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये तो है कि तरबियत है, तरबियत बिल्कुल, और तरबियत घर से ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर एक एज अ पाकिस्तानी आपने वहाँ का जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपके साथ जो है जुड़ा, ये कैसे, ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई? आपने पॉलिटिक्स में अमेरिका की कैसे कदम रखा? और एक ऐसा इंसान जो शायर है, जो कॉलम निगार है, जिसकी सोच है कि वो कुछ करे और जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उसकी नज़र है, तो फिर पॉलिटिक्स में ऐड हो के क्या बीइंग पाकिस्तानी आपने क्या देखा वहाँ पे, और आपके लिए क्या ये आसान था? नहीं, देखिए आसान नहीं था। कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए जो चीज़ आपको इस तरफ वो करती है। चंद ऐसे वाक़यात हैं, जिसमें कनाडा में ज़माने तालिब इल्म में था और हुजूर की शान में एक कोई मज़मून शाये हुआ, और वहाँ मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत कम थी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया, और मसाजिद भी 2 ही थी, कि नहीं भाई हमें बाहर निकलना है। सही। और सही। हम बाहर निकले। फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें उन लोगों की तवज्जो उस तालीम की तरफ भी देनी है जो रोशन पहलू हैं हमारे मज़हब के। सही। बाद दफ़ा लाइल्मी जो है वो भी बहुत बड़ी लानत है। तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने अमेरिकन साथियों को जब आप बताना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये पहलू भी है भाई, देखो ये पहलू भी है। तो देखिए हमारा काम जो था एज ए एम्बेसडर, यही काम था कि हम इससे पहले कि तलवारें निकाल के खड़े हो जाएं और मारने को तैयार हो जाएं, नहीं, हमें समझाना है, उनको बताना है। और जो उस माशरे के अंदर एक टॉलरेंस है, जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, हमें भी टॉलरेंस होती थी कि कोई ऐसा वाक़या हो गया है तो हम ज़रूरी तौर पर मारने मरने के तैयार नहीं होते थे, लेकिन उसके लिए एक ऐसी बात वजह करते थे कि आइए बैठें, बातें करें, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे करें। ये देखिए ख़ासतौर पे जब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो न्यूयॉर्क में यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मेरे एक पार्टनर 35 साल 40 साल यहूदी रहे हैं। तो हमें उन हालात को देखना पड़ता है कि देखो हम सब इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। बिल्कुल ठीक। और ठीक है, हमारे मज़ाहिब इख्तलाफ हो सकता है, आइए हम इख्तलाफ को बाला ताक रख के जो कॉमन ग्राउंड्स है उस पर बात करें। और कॉमन ग्राउंड्स क्या है? इंसानियत की खिदमत, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के साथ रवादारी रखना। मेरा ख्याल है अगर हम इस चीज़ में कामयाब होते हैं और हुए हैं, और यही नहीं कि हम ही करते हैं, ये यकीन कीजिए कि यहूदी भी करते हैं। जैसे आज न्यूयॉर्क के अंदर जाहिर है कि 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती, किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हों, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। तो आपने, जब आप बता रहे हैं कि आपने एक ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जिनका शायद पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम जो है वो नाम भी लेना लोग जो है वो मायूब समझते हैं, आपने उनके साथ काम किया, आपने उनकी सोच को भी देखा। इंसानियत का दीन है इस्लाम, और इस्लाम ने तो हमेशा प्यार और मोहब्बत का जो है वो दर्स दिया। ये चीज़ जब अमरीका तक पहुँची, क्योंकि 9/11 के बाद तो अमरीका के जो एक तासुरात थे पाकिस्तानियों के लिए, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर गए थे ना, तो वहाँ पर आपने फिर इन सब चीज़ों को कैसे जो है वो सेटल किया? और आज के दौर में, और यहाँ से अगर कुछ 10-15 साल पहले देख लें, तो उस सिचुएशन में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। 9/11 के हवाले से मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 1 मील दूर था। अच्छा। और मैंने अपनी आँखों से बहुत वो तबाही देखी। देखिए न्यूयॉर्क मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, और वो शहर जिसको मैं सुबह और शाम देखता था, जब उसकी तबाही हुई तो बहैसियत एक अमेरिकन न्यूयॉर्कर मुझे बहुत 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 अफसोस हुआ। सही। और मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई कि वहाँ इस्लाम की मुखालफत, और ख़ास तौर पे चंद ममालिक के नाम लेके मुखालफत शुरू हुई। देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। वो लोग जो कि खामोश थे, जो कभी इस्लाम की मुखालफत नहीं करते थे, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा ये वाक़या आ गया कि वो खुल के इस्लाम की मुखालफत करें, मुसलमानों की मुखालफत करें। और वो 2-3 महीने बड़े कड़े थे मुझ पर और हज़ारों लाखों मुसलमानों पर। जाहिर है। लेकिन हमें भी यकीन तौर पर वहाँ रहना था, हम कहीं जाने के लिए, भागने के लिए नहीं आए थे। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू किया। गो के नफ़रत की और तासुब की फ़िज़ा बहुत बोई गई, और अमेरिकन सोसाइटी इस्टेब्लिश ज़रूर थी, उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर थी कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना। लेकिन 9/11 ने अमेरिका की क़ुव्वत बर्दाश्त को पाश करके रख दिया। ऐसा ही देखने में। और फिर उनका वो रंग सामने खुल के आया, दुनिया के सामने नहीं था, वो हमारे सामने खुल के आया। लेकिन
मुझे ये पता है कि हमने वहाँ के ख़ास इदारे, ख़ास तौर पर FBI या CIA, उन लोग इदारों के साथ काम किया, उन्होंने हमारे साथ काम किया और हमने फिर उनको प्रीच करना शुरू किया। हमारी मस्जिदों में वो आए और हमने बताना शुरू किया कि भाई देखिए, चंद जगहों पे ऐसा ज़रूर होता है कि आपको समझना पड़ेगा इस मज़हब को, आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी घर में दाखिल हो रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कि हमने एक दूसरे से सीखा। सही सही। ये बहुत मुश्किल दौर होता है जिस टाइम आप अपने आप को सच साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए जो है वो उस वक्त बता रहे हो। सर उस वक्त कलम उठाया, उस वक्त लिखा, शायरी की, कॉलम लिखे, तो फिर क्या लिखा, कैसे लिखा, लोगों को कैसे समझाया कि जो एक मुसलमान है या एक जो इस्लाम है, जो दीन है मोहब्बत का, अमन का, ये यहाँ पर जो है वो कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो किसी की दुश्मन है। या ये जो कॉन्सेप्ट एक क्लियर किया आपने, इसमें जो है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा मुझे। जी, दो तीन बातें ज़रूर हुई कि देखिए, हमें जिन इदारों को, जो इदारे हमारे साथ काम करते थे, वो इदारे ख़ास तौर पर FBI, जो कि मेरा ख्याल एक बहुत ही मुश्किल और सख्त मुश्किल दौर गुजरा है। जाहिर है कि आपने वो दौर अपनी आंखों से अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर उन लोगों से मिल के बैठे भी हैं। उसमें ऐसा भी हुआ है कि FBI अफसरान ये सोच के हमारी मस्जिदों में आ रहे हैं कि वो डील कर रहे हैं किसी दहशतगर्दों से। हमें सिखाया जा रहा है कि दहशतगर्द क्या होता है। हमें बताया गया वो दहशतगर्द होता है कि जो कुर्ता पजामा पहना हुआ है और किसी घर में आ रहा है और उसके पास एक थैले के अंदर कपड़े हैं और कुछ नहीं है, वो दहशतगर्द होता है। मेरा ख्याल है हमने उनका ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करने की कोशिश की कि दहशतगर्द जो होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्द जो होता है वो एक दहशतगर्द ही होता है। वो हर मज़हब में हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी जगह भी हो सकता है। फिर हमने बताना शुरू किया, फिर उन्होंने हमसे मज़ीद जानना चाहा। अच्छा, फिर एक ये तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई ना। जी हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन बड़ी पॉजिटिव थी। जैसे बरतानिया में एक वाक़या हुआ, जो शायद बरतानिया का एक वाक़या था जिसमें कि काफ़ी बरतानिया में रहने वाले मुसलमान लड़कों ने काफ़ी एक वो किया, रिवॉल्ट किया। तो FBI को ये फिक्र हो गई, क्या यहाँ भी जो मुकामी लड़के हैं वो भी यही करेंगे? तो उन्होंने हम लोगों से कहा, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम तुम्हारे जो स्टूडेंट हैं, मुसलमान बच्चे जहाँ पैदा हुए हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो यकीन कीजिए कि फिर उसमें हमें ये देखा गया कि भाई कैसे अकोमोडेट करें। तो हमने बहुत उनको बताया। देखिए, पहली तो बात ये है, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खुली हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं सुनना भी इसलिए चाह रही हूँ ना कि हमारे नाजरीन भी ये चीज़ें जो है, आपकी आंखों देखी बात है, आपने ये सब चीज़ें फील की हैं वहाँ रहते हुए। आप जो स्टोरी सुनाएंगे वो जो हकीकत पे मबनी है, वो हमारे नाजरीन के लिए बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि ये एक स्टोरी है एज अ पाकिस्तानी, अगर आप हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं तो। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, बरतानिया में आज भी तासुब है, और वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी है और सबके ख़िलाफ़ भी जो बाहर से आते हैं, जिनको पाकी कहा जाता है। तो वहाँ की सोसाइटी में तासुब आज भी है, बनिस्बत इसके अमेरिका में वो तासुब कम है। तो हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे, जो कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो इतना ही अच्छा अपने आप को अमेरिकन समझते थे जितने के अमेरिकन होते हैं। तो जब उन्होंने कॉन्सेप्ट बुलाई और उनका ख्याल ये था कि क्या जो बरतानिया में हुआ, क्या वो अमेरिका में भी हो सकता है। तो तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट हमने बुलाए और सारी जो उनकी टॉप लेवल थी उसमें बातचीत हुई। तो उसमें उन लड़कों ने यही कहा कि तुमने ये सोचा भी कैसे, हम अमेरिकन हैं, अमेरिकन बोलते हैं और हमारे वो मसाइल नहीं है, हमारे वहाँ तासुब नहीं है, हमें हर वो नौकरी मिल जाती है जो हम चाहते हैं, हमें हर चीज़ वो मिल जाती है। तो लिहाजा आज तक आप देखें कि एक आध पाकिस्तानी साहब ने तो कुछ किया था टाइम स्क्वायर पे, लेकिन आम तौर पे नौजवानों ने वहाँ कलम के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए लड़े और कायम किया इस चीज़ को, मतलब, और उस सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया। वहाँ कॉलेजेस के अंदर माशाल्लाह जैसे बच्चों ने कहा कि भाई हमें एक कमरा दीजिए, हम मस्जिद बनाए जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएं। सही। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में नई नस्ल जो है इतना तासुब का शिकार नहीं है, और वो लड़ना जानते हैं उसी ज़बान में, उसी लहजे में। सर, शायरी पे कुछ बात हो जाए। शायरी कब शुरू की, कितने साल हो गए शायरी के साथ अटैच हुए? सबसे पहला अगर शेर कोई याद हो तो सुना दीजिए, या फिर अपनी कोई फेवरेट गज़ल सुना दें जो भी आपने लिखा। फिर इस वक्त तो बहरहाल आप ये कह रही हैं। देखिए, शायरी तो यह है कि एक माहौल से बनती है। मेरे घर का माहौल शायरी का था, मेरे भाई, मेरे कज़न वगैरह बैठते थे, गुर्बत का ज़माना था और मुझे ये पता है कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो बात हो रही है वहाँ गालिब का, अच्छा ये शेर है तो इसका ये शेर है, तो शेर व शायरी हमारे घर के अंदर थी। सही। लेकिन मतलब कोई 15-16 साल की उम्र में कुछ शेर होने लगे और वो बात मेरे घर के लिए बड़ी ख़तरनाक थी। बहुत ही ख़तरनाक थी, और यकीनी तौर पर मैं कुछ शायद वो
चुलबुला सा लड़का था और कुछ मेरे घर वालों को ये शिकायत थी, ये गलियों वलियों में खेलता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहन भाई तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, ये लड़का बड़ा हाथों से निकल गया। और उस गलियों वक्त में। आप पाकिस्तान में ही थे? मैं पाकिस्तान में था। आपके किस एरिया में, पाकिस्तान के किस? मैं नाजिमाबाद एक इलाका कहलाता है, वहाँ पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने इलाका बनाया था, बड़ी अच्छी और मिडिल क्लास वो थी। तो उसके अंदर तो मुझे याद है कि मैट्रिक से कुछ पहले 9वीं क्लास में तो एक क्रश वगैरह तो यहाँ पे होता है, और तबीयत बहरहाल एक चुलबुसी थी। तो पहला शेर मुझे याद है कि तुमको कासिर रहे जो पाने से। अब आप देखिए कि 15 साल के लड़का क्या शेर का है, तुमको कासिर रहे जो पाने से, उम्र भर हम रहे दीवाने से। वाह। एक ताल्लुक़ तमाम उम्र रहा बर्क़ को मेरे आशियाने से। तो इस किस्म की शायरी हुई। इतना मुश्किल शेर लिख लिया था 15 साल की उम्र में आपने? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे वालिद टीचर थे, प्रोफेसर थे, और वो फ़ख्रिया शायद 4थी क्लास या 3री क्लास में मैं अखबार उनको पढ़ के सुनाता था, और वो अक्सर मुझे अपनी ट्यूशन में ले जाते, अपने दोस्तों से कहते, अपने शागिर्दों को कहते भाई ये पढ़ के सुनाओ। तो मैं हमेशा उर्दू पढ़ने में बचपन से बहुत अच्छा रहा। तभी आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, क्लियर है। नहीं, और बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, खासतौर पर अमेरिका जाने के बाद और कॉलेज में पढ़ने के बाद। और 15 साल का अरसा जो है कि एक अमेरिकन मुलम्मा चढ़ा हुआ था, उसके बाद उर्दू ख़राब हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो उर्दू दरअसल एक तहज़ीब का नाम है। जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ना शुरू हुए और कुछ फैमिली से मुलाकातें हुई, तो वहाँ पे माशाल्लाह ये हुआ कि इस पे ज़ोर देता था कि अपनी ज़बान ना भूलिए, अपनी तहज़ीब ना भूलिए। ज़बरदस्त। तो ये एक चीज़ थी जो कि हमेशा याद दिलाई गई। फिर जो वालिद का खुद ख़त आ रहा है कि बेटा सुबह उठो तो सोचना कलमा ज़रूर पढ़ना, सही, वो अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते 2 वक्त, तो ये मुसलसल एक वो आते रहते हैं। ये चेन टू चेन है ना, आपके वालिद साहब ने आपको सिखाया, आपने अपने बच्चों को, और आपके बच्चे फिर आगे। तो ये चेन जो है, जब ये चीज़ चलती है तो फिर यही माशरे में जो है वो तरबियत का बाइस बनती है। आप जब पाकिस्तान आते हैं, आप पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? उस वक्त के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई, अच्छाई भी हुई, लेकिन लोगों की फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में रहते हुए जो एक लाविश लाइफस्टाइल है और यहाँ के लोगों का जो एक लाइफस्टाइल बन चुका है, जो हर वक्त परेशानी आपको नज़र आती है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उस पे कुछ लिखा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और यकीन तौर पर देखिए, जब मैं मवाजना करूँगा अमेरिका और पाकिस्तान का, तो मैं एक तकलीफ़ और कर्ब में रहूँगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं कम से कम ऐसा कर सकूँ कि किसी फैमिली को या 10 लोगों को या लोगों को वो चीज़ सिखा दूँ, मसलन वक्त पे आना। वाह। टाइम मतलब बहुत मामूली सी चीज़ है। आप अपना जॉब शुरू करें, आप जाए, देखिए हमारे वहाँ टाइमिंग माशाल्लाह अजान एक वक्त पे होती है, नमाज एक वक्त पे होती है। हमारे दीन के अंदर जो सारी चीज़ें वक्त पे होती हैं, तो हम वक्त पे किसी शादी की तकरीब में क्यों नहीं जा सकते? सर यहाँ पे वक्त पे जो पहुँच जाता है ना, वो बेचारा अकेला ही बैठा रहता है। मैं इससे गुजरा हूँ। देखिए हम या गाड़ी में बैठ के वेट कर रहा होता है। मैं गुजरा हूँ, और यही बात अमेरिका में भी है पाकिस्तानियों की, कि हमारे बहुत सारे हम लोगों ने कभी किसी सेनेटर को बुलाया हुआ है या उसको बुलाया हुआ, तो वो बेचारे आ जाते हैं हमारे, मतलब और दूसरे मेहमान। अच्छा, ये अमेरिका में भी होता है? जी, अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी में, ये बांग्लादेशी कम्युनिटी में नहीं है, ये इंडियन कम्युनिटी, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में होता है। अच्छा, होता है, और तकलीफ देह हद तक होता है। अच्छा, सही। तो जब ये होता है तो वो रिस्पांस उनके लिए, जिन गेस्ट को बुलाया होता है, जो ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, उनके लिए कितना तकलीफ? तो अब हमने एक तरीका ये सीखा है कि अगर हमारी तकरीब 7 बजे शाम को होती है, तो हम किसी सेनेटर कांग्रेसमैन को 8 बजे बुलाते हैं। तो तकरीबन उस ज़माने में आधे लोग आ चुके होते हैं। लेकिन ये बायस शर्म है हमारे लिए। देखिए यहाँ भी चंद लोगों के साथ मैं आपको बता दूँ, इतने जैसे एक यहाँ पे बहुत बड़े आदमी थे, डॉक्टर हकीम सईद साहब। जी, हकीम सईद। उनका मुझे याद है कि जब भी अमेरिका में भी तो वक्त से 2-3 मिनट पहले पहुंच जाते थे, बाहर इंतज़ार करते थे, और जैसे 5 बजे शाम को ऊपर चले जाते थे। तो वक्त की पाबंदी जो है, मेरा ख्याल है हमारी कौम में कमी हो, जिसकी वजह से उस पस्ती को मैं देख रहा हूँ कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त उनको बर्बाद कर देता है। और आज हमारी कौम अगर यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का या टेंशन का शिकार है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने टाइम पे, हमारे यहाँ काम 2 बजे शुरू होता है, और 2 बजे के बाद ऑनवर्ड पीछे कितना दिन जो है वो बाकी रह जाता है, जो हमने काम करना होता है। रातों को यहाँ पर लोग जागते हैं और दिन में जो है वो यहाँ पे सोते हैं। दिन जो अल्लाह ने काम करने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाई है, बिल्कुल उल्टा निज़ाम है, जिसकी वजह से मामलात और हालात हम सबका सब जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हमने जो है वो क्या करना है। तो ये चीज़ें जब आप अमेरिका में देखते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसी ये चीज़ क्यों नहीं है? क्या वजूहात है? हमारी तरबियत का फुकदान है? हमें क्या शुरू से टाइमिंग के हवाले से जो है वो टाइम टू टाइम बताया नहीं जाता? ये हमारे माँ बाप ने बताना था, हमारे टीचर्स ने बताना था, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी?
देखिए मैं तज्जिया करने के हक़ में तो, लेकिन मैं तज्जिया आपको कर दूं। अमेरिका में दो तरह के पाकिस्तानी रहते हैं। एक वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में 20-30 साल से हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं, उनकी अपनी दुनिया है, मस्त हैं, खुश हैं। और एक वो पाकिस्तानी है जो कि दिन भर पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी वो देखते हैं क्या बहस हो रही है, क्या सियासत चल रही है। एक वो पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली 2 to 3% ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान का भी सोचते हैं, जो अमेरिका का भी सोचते हैं। और यकीन कीजिए कि हम लोगों की एक अजीब चीज़ है कि हम लोग ये भी सोचते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के मफादात को अमेरिकी कांग्रेसमैन तक, अमेरिकी सेनेटर तक, अमेरिकी उन तक पहुंचाया जाए, अखबारात में क्या लिखा जाए। तो बाज़ दफ़ा ये है कि देखिए इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है और इंग्लिश अगर हम नहीं बोल सकते अच्छी, लेकिन हमें बोलना चाहिए हमें इसमें शर्म से काम। तो अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी वक्त पे, पाकिस्तानी रिवायत पे कायम है और जो अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। मैं अक्सर कहता हूँ अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सही है। तो जब आप पाकिस्तान में ये नज़ारा देखते हैं तो यहाँ आकर कितने जो है वो खुश होते हैं ये देख कर के यहाँ के लोग अभी तक नहीं बदले? खुश होता हूँ। ये एक अज़ियतनाक कर्ब है। मैं आपको ये बताऊँ, मैं अपने घर से शुरू करूँगा कि मेरे घर में आज भी ये सूरत हाल है कि मेरे कज़न रात के 1 बजे मिलने आ जाते हैं आसानी से और हमारे वहाँ हमारी बहनें या जो भी हमारे ख़ानदान रात के 12 बजे उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे सुबह सादिक है। अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती पूरे पाकिस्तान की है कि हमें सुबह उठ के जो काम करना होता है, तो सुबह अक्सर मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ भाई मुझसे मुलाकात करनी है 7-8 बजे से दिन के 12-1 बजे तक जाके, तो मैं सुबह उठ जाता हूँ। तो ये कर मेरे लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए भी है। बिल्कुल ठीक कि हमें जो सुबह जो है, और देखिए हम हालात से देखेंगे वही परिंदा हमेशा कामयाब रहता है जो सुबह उठता है और अपना रिस्क कमा लेता है। राइट, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ जो परिंदे सुबह उठ के अपना रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं वो बेचारे जो है वो दिन भर थक हार कर रात को जो है वो खाली हाथ घर चले जाते हैं, और जो लेट आते हैं वो बहुत कुछ कमा जाते हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है जिसकी वजह से एक उतार चढ़ाव जो है हमें यहाँ पर जो है वो डिफरेंसेस नज़र आते हैं। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि वो अमेरिका जाके सेटल्ड हो जाए। यहाँ का हर बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है या पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो ये सारे मामला देखने हैं। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि अगर वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, तो वो अपनी खिदमात जो है वो अमेरिका में जाके सर अंजाम दे, क्योंकि वहाँ उसको जो है अच्छे पैसे मिलेंगे। वहाँ वो अपना पाकिस्तान में बहुत लाविश घर बना सकेगा। एक घर, गाड़ी और एक जो आपका बिज़नेस है ये लेने के लिए यहाँ पे पता नहीं लोग किस किस तरह से जो है वो ख्वार हो रहे हैं। जब ये आप नज़ारा देखते हैं, ये चीज़ आप देखते हैं, और हमारी नई आने वाली नस्ल जो है जो आज ऐप्स का शिकार है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स का शिकार है, क्या अमेरिका में भी यही इंतज़ाम है, यही निज़ाम है कि तालीम को छोड़कर जो है वो लोग किसी और तरफ जो है वो चल पड़े हैं? ये क्या है? आपने इस माशरे के वो दुखते पहलू पे हाथ रखा है। तो पहली तो बात मैं बता दूं कि मैं पाकिस्तानी माशरे से बहुत खुश हूँ, ख़ासकर जो यंग नस्ल आ रही है। मेरी ख्वाहिश हमेशा रही है और हर दूसरे जब भी आया हूँ तो मैं बहुत सारे कॉलेज में और ख़ासकर आपके लाहौर के FC कॉलेज वगैरह में जब भी यंग लोगों से मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूँ तो एक बात यही कहता हूँ कि आपको नहीं पता आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपको जो आजकल फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके माँ बाप ने काम किया है, तो खुदा के लिए आप पाकिस्तान को ही अमेरिका बना सकते हैं। यस 2-3 चीज़ें बस आपको करना होगी। वक्त की पाबंदी करें, चंद उसूल बना लें, और देखिए अपने अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस पैदा करें। ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपया कमाएंगे। मैंने कहा कि देखिए ये ज़रूर है कि अमेरिका जाने के बाद मेरे एक कज़न ने बड़ा अच्छा सवाल किया जब मैं पहली दफ़ा वापस आया 6 साल के बाद, कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एतमाद पैदा हो गया है। सही, यू हैव कॉन्फिडेंस। एतमाद क्या होता है कि आप सारे काम खुद करते हैं, आप बाहर जाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में लग जाते हैं तो आप तबाह हो जाते हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि वहाँ आने के बाद ये एहसास होता है मुझे अपने आप को बनाना है। और ये बात मैं अपने तजर्बे कह सकता हूँ कि अमेरिका में आप गए, आपने तालीम हासिल की, आपने मेहनत की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। आपके साथ कोई तासुब नहीं होगा। मैं आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल हूँ। देखिए छोटे मोटे ऑफिसों में तासुब होता है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, छोटा मोटा ये है, लेकिन इतना सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये पाकिस्तान में भी होता है।
शायरी की तरफ आ जाए, बस कुछ काफ़ी मेरा ख्याल है खुश्क बातें हमने कर ली हैं, लेकिन ये बहुत अहम बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आज की नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अमेरिका में रहते हुए किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज की नई नस्ल को ये समझना ज़रूरी है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते आपने वहाँ पर अपने आप को किस तरह से जो है वो सेटल किया, आपकी जो है वो आपके बच्चे वहाँ पर सेटल्ड हैं, वो एज अ पाकिस्तानी कैसा फ़ील करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो बतानी ज़रूरी थी। अब हम ज़रा आपकी कुछ शायरी पर आ जाते हैं, कुछ अच्छा जो है वो हमें सुना दीजिए। आपने तो 15 साल की उम्र में इतना ज़बरदस्त शेर लिख दिया, इस शेर के पीछे क्या था, कोई स्टोरी थी? हाँ, यकीन तौर पर कुछ ना कुछ तो होता है। बाज़ दफ़ा क्रश होता है, बाज़ दफ़ा कुछ होता होगा। और आपके अंदर जहाँ तक जमालियाती ज़ौक़ है तो शेर आप कहते नहीं, आप शेर अपने आप को कहलवा लेता है, अपने आप को निकलवा लेता है। तो बाज़ दफ़ा चीज़ें होती हैं। मेरे पास शेर की किताब नहीं है, मुशायरेबाज़ शायर भी नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले कहा था मैंने कि गुलशन में थी बहार, अभी कल की बात है। गुलशन में थी बहार, अभी कल की बात है। हर शे थी मुश्कबार, अभी कल की बात है। मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कने, मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कने, था दिल पे इख्तियार, अभी कल की बात है। था दिल पे इख्तियार, अभी कल की बात है। और देखिएगा शेर के, मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, कहने लगे कि यार अभी कल की बात है। कहने लगे कि यार अभी कल की बात है। और देखिए अब वो ज़माना गुज़र गया, लेकिन के ये ज़रूर है कि बहुत ज़बरदस्त कि हम अमरीकी माहौल में बैठे हुए हैं और एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन एक मिसरा एक ख्याल आता है तो जहन में आपने उर्दू में कुछ लिखा और चिपका दिया अपनी टेबल पे। तो शायद इस तरह भी होती है कि आप किसी भी माहौल में हों, वो मिसरा, वो शेर, वो आपको सर ये इतना बैलेंस्ड शेर लिखना, अभी कल की बात है, और ये मतलब इतनी खूबसूरती से आपने इसको जो है प्रेजेंट किया, लिखा, इसके एक एक शेर का एक अलग वज़न, एक अलग जो है वो खूबसूरती है। इसमें आपने एक अक्कासी की, एक फीलिंग को जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो ये कैसे एक ही दिन में ये सारी नज़म कंप्लीट हो जाती है? कुछ टाइम नहीं, ये बिल्कुल बड़ी ही अच्छी बात आपने कही। देखिए शेर एक अजीब सी चीज़ है, और अक्सर मैं मेरे बहुत जो सीनियर शोरा एक बात कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव काम किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर रहा और एक कंपनी का बॉस भी रहा, जहाँ 200 आदमी मेरे अंडर में काम करते थे अमेरिका में, माशाल्लाह। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपको तवज्जो देना होती है। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपकी नौकरी है। आपको पैसे कैसे कमाने हैं, आपको टैक्स अदा करना है, आपको घर का मॉर्गेज अदा करना है, तो सारी चीज़ें प्रायोरिटी वो हो जाती है। शायरी नहीं होती, लेकिन शायरी है वो मचलती रहती है, वो आती रहती है, वो होती रहती है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पे जो भी बैनुल-अक़वामी मुशायरे हुए, और चूँकि मेरे दायरे इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें थी, होटल्स वगैरह भी हम चला रहे थे, तो बहुत सारे शोराए कराम या बहुत सारे लोग हमारे होटल में भी आके ठहरते रहे, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो अहमद फराज साहब का लें, आप गुलजार साहब का लें, आप अपने पुराने शायरों में जॉन एलिया का लें, तो इन लोगों से भी जूती इनकी सीधी करके कुछ मिला। और हकीकत ये है कि इन लोगों ने मुझे कभी मुझे उन हुदूद से बाहर नहीं होने दिया, उस तहज़ीब से बाहर नहीं होने दिया। और आज भी ये बात है कि बाज़ दफ़ा हमारी जो तहज़ीब है, अभी हम बात कर रहे थे जो हड़प्पा की, और जो हमारी ये तहज़ीब, देखिए 7000 साल पुरानी वो तहज़ीब है। बिल्कुल सही। फिर आप देखिए पूरा वो यहाँ तक लाहौर तक आ रहा है। क्या तारीख़ी शहर था, और क्या ये अदबी मरकज़ था, और क्या इसने उर्दू की खिदमत आज से नहीं की, 150 साल से की है, चाहे उसमें अमृत शाह और जालंधर शामिल हो। तो ये जो मराकज़ हैं, इन्होंने ज़बानों की जो लोग आए उनकी खिदमत की है। आज यही वजह है कि हम इसको लाहौर को कहते हैं ये कल्चर का शहर है, तहजीबों का शहर है। और आज चाहे इसमें अमजद इस्लाम अमजद हों या अब्बास ताबिश हों, अल्लाह के शुक्र मेरे प्यारे दोस्त हैं ये सब। सही। आपने तो मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ को, बहुत से लोगों को जो है वो अमेरिका बुलवाया, वहाँ पर जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो के साथ जो है वो रिलेट करते हुए आपने वहाँ पे शोज़ भी करवाए। बहुत सारे लोग जो यहाँ से वहाँ गए, हमारे बड़े नाम शायरी में भी हमारे बड़े स्टार्स भी, गज़ल गायक भी, और लोग भी, बहुत सारे लोग जो है वो आपके पास वहाँ आते जाते जो है वो रहे। तो अब ये सिनेरियो जो है वो कुछ कम हो गया, या फिर अभी भी उसी तरीके से जो है वो ये सिलसिला चल रहा है?
देखिए सिलसिला तो ये 2 साल तो वैसे भी गुजरे हैं और ये चलना चाहिए, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों के भी हवाले हो जाओ। देखिए एक अजीब सी बात है कि आप पाकिस्तान से गए, आपने पढ़ा, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी तहज़ीब, आपका कल्चर आपको झुझलाता रहता है कि तुम कहाँ हो। सही। फिर ख्वाहिश होती कि पाकिस्तान यहाँ पे आ जाए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोगों ने कोशिश ये की कि कम से कम उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की तहज़ीब का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की शायरी का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के फ़न का हिस्सा है, उनको यहाँ बुलाया जाए। और वो लोग भी आए और उन्होंने हक़ अदा कर दिया। और यही जो पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी जो महरूम रहते थे उस कल्चर से, उस कल्चर को भी उन्होंने देखा। तो गज़ल गायकी हो या कोई चीज़ हो, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो लोग आए और मुसलसल आए, ठीक है, उसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन और लोगों का भी अच्छी खासी आपकी खिदमात हैं उसमें, वो तो आपका बड़ापन है कि आप उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं, लेकिन आपने, आपके और लोगों ने मिलकर ये सारा जो काम किया, ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तहज़ीब को, सकाफ़त को एक अमरीकी कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाना या वहाँ पर जो है वो ले के जाना, ये इतना आसान काम नहीं होता। और फिर अपने अंदर एक पाकिस्तानी को हमेशा किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए ज़िंदा रखना, अपनी सकाफ़त से जुड़े रहना, ये छोटी बात नहीं है। ये अल्लाह ने कुछ सलाहियतें कुछ लोगों को अता की होती हैं, ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है जो इंसान के अंदर होता है, और ये आम लोग शायद ये नहीं कर सकते। जितने आप माशाल्लाह वहाँ पे काम सरअंजाम दे रहे हैं, कॉलम निगारी भी है, आपकी शायरी भी है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, साथ आपके जो है वो सकाफ़त को ज़िंदा रखने के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, तो ये इतने सारे काम, इतना बिज़ी रहते हैं, अपने लिए वक्त कब निकालते हैं? अब आप उस जगह पे आएँ जहाँ पे मैं दुनिया को खोजता रहा, अब आप मुझे खोज रही हैं। बाद दफ़ा आदमी इतना तन्हा होता है, इतना तन्हा होता है, और यकीन कीजिए कि हर चंद उम्र भर रहा शनासाइयों में गुम, फिर भी मेरा वजूद है तन्हाइयों में गुम। देखिए होता यह है कि इंसान जो ज़्यादा बिज़ी होता है वो बहुत ज़्यादा तन्हा भी होता है। बिल्कुल ठीक, सही। कभी कभी उसको अपने आप से मिलना भी होता है, कभी अपना खोज भी लगाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और बाद दफ़ा वो उन चीज़ों के लिए अपने आप को बिज़ी भी कर देता है, और बाद दफ़ा ये भी होता है कि वो अकेला होकर सोचता भी है। अल्लाह ने मुझे दोनों नेमतें अता की, ये अल्लाह का शुक्र है, और ख़ास तौर पे मेरे उन दोस्तों का, मेरे उस फैमिली का शुक्र है कि उन्होंने मुझे समझा। मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं कि बाद दफ़ा वो नहीं समझ पाते थे कि मेरे घर में आके शायर क्यों रुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनके लिए एक नई लेकिन चीज़ थी। जब वो बड़े हुए तो उनको पता हुआ कि अरे गुलजार साहब अगर दिल्ली से गुलजार साहब अगर बॉम्बे से आए हुए हैं, तो बाद में गुलजार साहब की हैसियत क्या है। फिर मेरी बेटी जो थी माशाल्लाह वो फिल्में देखने की शौकीन थी, तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता, लेकिन ये जुमे की शाम को वो लेके बैठती थी पॉपकॉर्न और फिल्म देखेंगे, और फिर फिल्म देखी जाती थी। तो फिर उसमें अगर वो गाना है छैया छैया, या वो गाना है कि कजरारे कजरारे, सही, जो भी उन्होंने लिखा, जो कि गुलजार साहब, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और उससे मेरी जावेद अख्तर साहब से या कैफ़ी आज़मी साहब से या उन लोगों से मेरी मुलाकात बड़ी गहरी मुलाकात जी। तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में रहने का जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि इतने बड़े लोगों से बड़ी आसानी से मुलाकातें रहीं, चाहे वो मनाडे साहब हों या जॉन एलिया हों। सही बात। तो ये चंद चीज़ें हुई जिसको मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह का करम है। और मेरे पास जो फैसिलिटीज़ थी, जैसे हमारे पास होटल है, अगर कोई आ रहा है, मोइन अख्तर आए हुए हैं, आपने भी तो दिल खोल के, मोइन अख्तर साहब की आपने कितने जो है वो शोज़ वहाँ पर करवाए। जी हाँ, जी हाँ। अनवर मकसूद साहब का, उमर शरीफ साहब का, देखिए उमर साहब का भी इंतकाल हुआ। जी बिल्कुल। और मुझे दिली अफसोस है, और वो मेरे न सिर्फ प्यारे दोस्त थे बल्कि मेरे घर में भी आके रहे वो। तो ये मेरी खुशकिस्मती में। वो बहुत अमेरिका जाया करते थे और आपने उनको बहुत बुलाया वहाँ पर। नहीं, और मैं आपको एक वाक़या कि देखिए एक दोस्ती का लेवल होता है कि एक ज़माने में बहुत हमें ज़रूरत पड़ गई, 2008 की बात है कि एक आर्टिस्ट नहीं आ सका पाकिस्तान से वीज़ा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टरों की बहुत बड़ी तंजीम थी, तकरीबन कोई 4-5 हज़ार लोग होते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स, तो अंसारी भाई हमें तो मैंने टेलीफ़ोन किया उमर शरीफ साहब को, वो लंदन में थे, तो कहने वकील भाई 1 मिनट में ज़रा 1 मिनट फ़ारिग होता हूँ। तो फ़ारिग होकर ज़रा निकले, तो मैंने कहा उमर, कहने वकील भाई सब कहे, मैंने कहा कहाँ हो, कहने वकील भाई मैं इस वक्त लंदन में हूँ और अभी बहनोई साहब का मेरे इंतकाल हुआ है, तो उनको दफनाने के बाद हम फातिहा पढ़ रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा यार बस मैंने ऐसे ही तुम्हें कोई, कहने नहीं आप बताइए क्या वकील भाई आप ऐसे नहीं करते टेलीफोन। मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ, मतलब इस वक्त मैंने कहा एक मुश्किल में फंस गया था, मुझे ये चाहिए कि आप
सैन फ्रांसिस्को आ सकते हैं वहाँ से। अच्छा। कहले वकील भाई ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि वो तकरीबन 24 घंटे में सैन फ्रांसिस्को में था। सही। कोई पैसे का बात नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। सही। और उमर शरीफ आके बैठे हुए, अच्छा यार उमर क्या है, बातें करो, अच्छा ये शो है, ये शहर है, शहर की जैसे उनको चंद सवाल करने, अच्छा भाई इस शहर की क्या खास बात है, सही, इस शहर में क्या है। उसके बाद उमर शरीफ शो जो है वो आप देख ही सकते हैं। जाहिर है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे चंद दोस्त जो मुझसे मिले बड़े मुखलिस मिले, और उसमें कोई भाव था और ये चीज़ें नहीं थी, और कभी भी मैंने उनको मायूस भी नहीं किया। सही सही, बिल्कुल। और ये लेजेंड्स हमें फिर नहीं मिल सकते, क्योंकि इन्होंने जितनी खिदमात पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सर अंजाम दी हैं। मोइन अख्तर हैं, जो है हमारे उमर शरीफ साहब हैं, और हमारे बहुत से जो है वो लेजेंड्स हैं जो वहाँ जाके अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कोविड की सिचुएशन ने, कोविड के इन हालात ने जो 2 साल पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में गुजरे, सर वो दौर भी आपने ज़ाहिर है कि अमेरिका में देखा। आप उस वक्त अमेरिका में थे जब ये कोविड की सिचुएशन हुई, जब ये नया जो है वो एक स्पेल शुरू हो गया, ये वायरस आया, और कितनी वहाँ जो है वो अमवात हुई, और जो हमें जो अपडेट होता रहा, जो हम टेलीविज़न पे देखते रहे, क्या वो वाकई वहाँ पर इतनी ही ख़तरनाक रियलिटी थी? आपने तो वो दौर अपनी आँखों से देखा है। जी, मैंने वो देखा भी है और सहा भी है। मैं न्यूयॉर्क में ही था और 4 महीने अपने घर में कैद था। 4 महीने? कम से कम 4 महीने नहीं निकला, वैसे निकलने के लिए तो पूरा था, लेकिन बिल्कुल नहीं निकल सका। सही। और सही। जब आप अपने करीबी दोस्तों को खोते हैं, जब उसको तो देखिए एक पॉलिटिकल इशू रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो एहतियात नहीं बरती गई, इन लोगों का नहीं किया, जिसकी वजह से कोविड न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में हलाकतें हुई। उसकी 2-3 वजूहत भी हैं। कुछ गरीब फैमिलीज़ भी रहती हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, एक घर में 10 आदमी रहते हैं। अच्छा। तो एक को हुआ तो 10 को हुआ, और उनको ये भी नहीं पता क्या है। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। एजुकेशन की कमी होती है बाज़ दफ़ा, वो मसाइल पैदा हुए, लेकिन न्यूयॉर्क इसका हब था, और सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं न्यूयॉर्क में वाकई हुई। और हमने भी बहुत ही करीबी दोस्तों को खोया, और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ ये कहते हुए भी अभी मुझे वो अज़ियत, वो दर्द अभी तक मेरे जिस्म के अंदर फैला हुआ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुशियों के साथ। और जब अल्लाह ने आपको सेहत और सलामती के साथ ये ज़िंदगी दी है, तो इट्स मीन कि अभी भी आपसे कुछ अच्छे काम लेने बाकी हैं। और मैं हमेशा ही जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि वाकई अल्लाह ताला ने अभी आपसे बहुत अच्छे काम लेने होते हैं, जिसमें आपको वो तंदुरुस्त और तवाना और सही सलामत रखता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स या टेंशन्स के अलावा भी लोग कहते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा हो, जो अमेरिका में मुकीम हो, वो किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। अक्सर लोग जो है वो मेरे पास आते हैं, हमारे पेशेंट भी आते हैं, वो भी ये जी हम बस किसी तरीके से, मेरे बेटे को ये टेंशन है, ये डिप्रेशन है कि वो जल्दी से जो है वो पढ़ लिख के किसी तरह अमेरिका या जो है वो कनाडा निकल जाए, और वहाँ जाके जो है वो अपनी तालीम बकाया हासिल करे, या वहाँ जाके जॉब करे ताकि वो अपना घर बना सके। तो अब इस टेंशन और डिप्रेशन से उसको कैसे बचाएं जब तक जो है वो कोविड है और यहाँ पर वीज़े नहीं लग रहे हैं, ये मसाइल है, वो मसाइल है। यहाँ तक लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं पाकिस्तान के इस सिचुएशन में। तो ये सर, ये एक कॉन्सेप्ट इसको तो क्लियर करें कि अमेरिका जाना ही जो है वो सबसे बड़ी बात नहीं है, कि अमेरिका में जाके आप वो सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह तो पाकिस्तानी जो एक सोच है जो डेवलप हो रही है, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। आप तो कॉलम लगा रहे हैं, आप तो कॉलम लिखते हैं। आपने बड़ी हकीकत से काम लिया। देखिए ये सारी चीज़ें आपने जो कही कि अमेरिका है और वहाँ रहते हैं और हमको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि देखिए आप यहाँ को भी अमेरिका बना सकते हैं, लाहौर भी अमेरिका बन सकता है। सिर्फ आपके अंदर 2-3 चीज़ें, एक तो ये हो जाए कि आपको एहसास हो जाए कि मुझे यहाँ काम करना है। मैं अपने कितने ही दोस्तों को जानता हूँ जो वहाँ माशाल्लाह बहुत कामयाब तरीन डॉक्टर हैं, वो लाहौर में आके बसे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं? कहले यार मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे खाने, मेरे लोग हैं, मेरी बातें हैं, पैसा वो नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इस मुल्क में आ रहा हूँ। और उन लोगों को मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को मेरा ख्याल है वहाँ यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है बनिस्बत वहाँ के। तो मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ कि कभी कभी ज़ातियाँ हो भी जाती हैं पाकिस्तानी माशरे में, लेकिन ज़्यादातर वो चाहते हैं कि यार हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं नौजवान ख़ास तौर पे कहूँगा कि ठीक है, अच्छा जाना बहुत अच्छी बात है अगर आपको मौका मिलता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सरज़मीन को भी हम अमेरिका बनाते हैं। अमेरिका कुछ नहीं है, अमेरिका को बनाने वाले जो लोग थे बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं।
आज पाकिस्तान को आपकी कुर्बानी की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप कुर्बानी दीजिए। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि आज अगर मुझे मौका मिल जाए कि मैं यहाँ पे आके रच बस जाऊँ, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आज मुझे मौका मिल जाए कि आप लोगों से मुखातिब हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो बाखुदा मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल। आपकी जो नौजवान कौम है, जो उसकी इतनी बड़ी परसेंटेज है, ये इंशाअल्लाह ताला चंद सालों में, और चंद सालों से मेरा 20-30 सालों में, आप इसको अमेरिका बना सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों की नज़रों में खटकता है ये मुल्क। सही सही। मुझे पता है कि सही। बाद दफ़ा आपके साथ माशरे में नाइंसाफ़ियाँ सही, होती हैं, सही। लेकिन यकीन कीजिए Very true। कल आप इसी माशरे को चला रहे होंगे, तो नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए आपको आगे आना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये बताइएगा कि आने वाले टाइम में आपकी प्लानिंग्स क्या है, क्या कर रहे हैं, शायरी में क्या नया आ रहा है, कॉलम निगारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या लेटेस्ट जो है वो चीज़ को हाईलाइट करेंगे, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा पहलू है जिसे उजागर कर रहे हैं, और फिर आने वाले वक्त में डेवलपमेंट्स के हवाले से कि अमेरिका में जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके लिए जो है वो फैसिलिटीज़ उनको फराहम की जाएँ, उसके लिए क्या क्या चीज़ चल रही है? देखिए, 2-3 बातें तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस मैंने शुरू में भी कहा कि मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा वहाँ की सियासत को, वहाँ के माशरे को, यहाँ की बड़ी ज़ाती हो जाती है, दोनों माशरों के साथ ज़ाती है, दोनों माशरों। मतलब मैं एक छोटा सा एक पहलू बताऊँ कि जैसे अप्रैल की 15 तारीख है, मुझे अपना टैक्स अदा करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा टैक्स चला जाएगा। या मेरे घर का जो टैक्स है, मुझे पता है कि लोकल टाउन में जाके टैक्स, तो अगर मेरी उम्र 80 साल भी है तो मैं लाइन में लगा हुआ हूँ सर्दी में कि भाई मैं अपना टैक्स अदा कर दूँ। तो शहरियों की जिम्मेदारी है टैक्स अदा करना। बिल्कुल ठीक। अब मैं इस बात पे कि टैक्स ज़्यादा है तो फिर मैं अपने कांग्रेसमैन से उससे लड़ूंगा, वो एक अलग चीज़ है, टैक्स करना अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं टैक्स में चोरी करता हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पकड़ा जाऊंगा। अमेरिका में लोग FBI से या CIA से या पुलिस से इतना नहीं डरते जितना टैक्स का इदारा, जिसको IRS कहते हैं, इंटरनल, उससे डरते हैं, चाहे वो अमेरिका का सदर हो। देखिए आजकल डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत ज़बरदस्त नरगे में आए हुए हैं टैक्स की वजह से। तो टैक्स वाले आपको माफ़ नहीं करते, तो जब आप टैक्स वाले आपको माफ़ नहीं करते तो क्यों नहीं आप अपना टैक्स अदा करें। सही। और टैक्स अदा करना ही आपका माशा। तो इस तरह मेरा ख्याल है जो जिम्मेदारियाँ एक शहरी की होती हैं, तो पाकिस्तान में अगर वो जिम्मेदारियाँ अदा कर दी जाएँ, सियासी जंग जारी रहेगी, वो तो जारी रहेगी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल ये है कि ये कौम इतनी माशाल्लाह सियासी शऊर रखती है, लेकिन थोड़ा सा नौजवानों को सियासत से अलग होकर सामाजिक कामों में भी लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही। मतलब सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सियासत बकौल मेरे डॉक्टर के, जब एक ज़माने में देखा करता था पाकिस्तानी टेलीविज़न, तो उसने कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज है कि पाकिस्तानी खबरें देखना बंद कर दो। वो सारे जो वो हैं, बखुद मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो चूँकि वो इंडियन थे, उन्होंने कहा कि बंद कर दो कि ये चीज़ें तुम नहीं देख सकते। देखिए ख़ास तौर पे अगर मैं कॉलम लिख रहा हूँ, तो जैसे आजकल मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में लिख रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश ये बड़ी शदीद होती है कि मैं बताना चाहूँ कि देखिए भाई, जो आप सोच रहे हैं कि आपको फ़तेह हो गई और तालिबान को फ़तेह हो गई, मेरे दोस्त, ये फ़तह और ये जो सब कुछ है, ये चीज़ नहीं है। अगर तालिबान फाते हैं तो वो फिर मफ्तू से भी क्यों मांग रहे हैं, ठीक है, पैसा क्यों मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सही। तो मेरी बात यह है कि बहुत सी चीज़ें हैं, अमेरिका ने एक फ़ैसला कर लिया कि हम निकल जाएंगे, हम अफगान कल्चर को नहीं समझ सके, हमारी गलती है, हम जा रहे हैं निकल के। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अमेरिका को शिकस्त हो गई। अब ये मैं अमेरिका का मौक़िफ़ बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं वकील अंसारी का, कि अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई। अमेरिका ने अक्लमंदी से काम लिया, जो बिलियंस ऑफ डॉलर फ़ौज पे खर्च कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा हम अपने बचाएंगे, आप अपना संभालिए, हम आपको ठीक नहीं कर सकते। वैसे अक्लमंदी हो तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त है। और ये चीज़ें जो है वो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आ जाती हैं हमारा, क्योंकि शो पॉलिटिक्स का हवाले से नहीं, हम तो सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे। तो इस वजह से जो हम ये सोशल जो आप सर्कल देख रहे हैं हमारा, जो यहाँ पॉवर्टी है, जो यहाँ पर चीज़ें, महंगाई का दौर है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई का दौर खास तौर पे ये जो 2 साल हमारे कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत महंगाई हो चुकी है। बिल्कुल ये हो रहा है। और देखिए ये चीज़ हुई है, और मुश्किल ये है कि वो परसेंटेज पाकिस्तानियों को ज़्यादा महसूस होती है, और जो महंगाई हो रही है वो उस महंगाई को आप नहीं रोक सकते। ये चीज़ें होनी है। गवर्नमेंट की कोशिश ये भी थी कि, और मैं गवर्नमेंट का तर्जुमान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हम महंगाई
ऑल ओवर। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए, आपको पता है आप अमेरिका में 48 साल हो गए आपको माशाल्लाह, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ आपने वहाँ पे मुख्तलिफ आपके बिजनेसेस हैं वहाँ पर, और जो है वो आप सब देखते हैं, तो आपसे बेहतर ये कौन देख सकता है या बता सकता है कि क्या वहाँ पर भी महंगाई का इतना ही बड़ा जो है वो सर्कल चल रहा है जो पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से शोरूम। मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँगा कि बताने की चीज़ नहीं है, मेरी अपनी एक ज़ाती बिजनेस भी थी जिसको मैं तकरीबन $2 लाख के नुकसान के बाद मुझे बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें बिजनेस में आती हैं। मैं उस वक्त शिकायत नहीं कर रहा था जब मैं पैसे बहुत कमा रहा था, तो मैं अब शिकायत क्यों करूं कि कोविड की वजह से मुझे बिजनेस बंद करना पड़ी। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर मौजूद है कि आप खुद अपना एहतसाब कर लें, इससे बनिस्बत के गवर्नमेंट करें, और क्या बात हो, तो एहतसाब हम अपने खुद करना चाहिए। हम बहुत आसान सी चीज़ें, हम अपनी करतूतों को गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, अपनी कोताहियों को हम नाउज़ुबिल्ला बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों पे, इदारों पे डाल देते हैं, लेकिन हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, एहतसाब करें। सर कुछ अच्छा जो आपने लिखा अपनी ज़िंदगी में, कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी लिखा, या सब कुछ जो है वो आपने अपनी जो नज़रियात हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं उसके बरक्स ही लिखा या उसको ही देखते हुए लिखा? नहीं, मेरी कोशिश हमेशा ये रही, देखिए बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक अमेरिकन, मेरी कोशिश ये रही कि अमेरिकन इदारे, अमेरिकन कौमें बहुत हद तक मुसलमानों को समझने में नाकाम रही हैं। सही, बिल्कुल ठीक। 9/11 हुआ और बहुत बड़ी आफत आई, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज अमेरिका में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है जो आप समझ नहीं सकते, और ये नहीं कि कालों में फैल रहा है, वो अमेरिकन उन लोगों में फैल रहा है। तो देखिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों ने बड़ी नफरत का इजहार किया, और अमेरिका को आप ये ना समझिए कि अमेरिका बिल्कुल ही पढ़ा लिखा मुल्क है। एक इलाका जिसको हम बाइबल बेल्ट कहते हैं, जिसको वाइट पीपल रहते हैं जो अपने आप को सफ़ेद समझते हैं और वो कहते हैं कि हम आला नस्ल से, उनमें मजहबी हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उन्हीं के वहाँ उनकी लड़कियाँ और उनके बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। तो देखिए ये भी एक इस्लाम का मौजज़ा है कि उन्होंने पढ़ा ये कुरान शरीफ में है क्या चीज़, हम पढ़ के देखते हैं कि कुरान शरीफ में क्या है कि इसको जान से मार दो, उसको कत्ल कर दो, इसको ये कर दो, ये आती है। लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने समझना शुरू किया कि नहीं भाई, प्रोपेगेंडा अलग चीज़ होती है, मज़हब अलग चीज़ होती है। तो अगर दिल खोल के लोग पढ़ेंगे, जो हम यही कहते हैं कि ये कुरान शरीफ है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, दिल को खोलना है, बिल्कुल पढ़ो इसको, आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो अब मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई तबलीगी कारकुन नहीं हूँ, लेकिन बिलाशुबा हमारा जो दीन है उसको आप पढ़ें, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। इंसान को तकलीफ करने का सर मकसद यही था ना कि वो सीखे, पढ़, इकरा से ही शुरू हुआ सब कुछ। जी। तो जब आपको पढ़ने का ही हुक्म दे दिया गया तो फिर आपका सीखने का प्रोसेस तो मरते दम तक जारी रहेगा। एग्जैक्टली। और जैसे हम आए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जो रब है खुदा वो आलमीन का है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, कहीं नहीं लिखा रब्बुल मुस्लिमीन। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं, चाहे किसी भी कौम के हो, किसी मज़हब के हो, वो इंसान है। सही बात है। और उनके मज़हब की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड ऑफ द डे हम लोगों को अपनी ही खबर में जाना है, दूसरों की नहीं। बिल्कुल ठीक है। सर कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कोई एक दो अशार कुछ अपनी पसंद के? तो फिर आप यकीन कीजिए कि मेरे पास कुछ चीज़ें थीं जो टेलीफोन में नीचे रख के आ गया हूँ, तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको सुना सकता हूँ। और इस वक्त इसमें कैफियत में भी नहीं था, रात को हम बड़े एक उस महफिल में भी रहे। अच्छा। तो यकीन तौर पर अगर अभी आप कितना अरसा और अभी कितना टाइम पाकिस्तान में जो है वो भी स्टे करेंगे? मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, कल वापस इस्लामाबाद में जा रहा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, और इस्लामाबाद के बाद मैं कराची वापस जाऊँगा और फिर बैक टू न्यूयॉर्क। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले ये कि मैं तो इसीलिए ज़्यादा आपसे नहीं पूछ रही कि आप जो है वो इसकी शायरी के हवाले से जितना आपने जो है वो लिखा है, क्योंकि आपके अशार जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि आप प्रॉपर तरीके से जो है ना वो उतार चढ़ाओ जिस तरीके से लिखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी इसका मुवाजना ज़रूर आप लिखिएगा, चाहे वो आप अपने कॉलम में लिखें, चाहे आप अपनी शायरी में लिखें। देखिए मवाजना, फिर मैंने कहा कि मवाजना देखिए ये नहीं होता, मवाजना ये होता है, और ख़ास तौर पे बाहर रहने के बाद अगर आप वहाँ की सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, तो मवाजना ये होता है कि इस सोसाइटी में क्या अच्छी चीज़ है, क्या मैं पिक कर सकता हूँ इस सोसाइटी में, क्या और किस तरीके से वो कन्वर्ट करके मैं अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, अपने लोगों को पहुँचा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो बस दो चार चीज़ें जो मैंने सीखी कि जो तुम्हारी सरज़मीन है वही तुम्हारा अमेरिका है। बिल्कुल सही।
बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपसे बहुत अच्छी बात हुई और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिली और हमने ये अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश भी की। आपका भी बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में रहते हैं। डी प्रोग्राम आपके लिए सुबह 9 बजे लेके हम हाज़िर हो जाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि डेली आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाई जाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ख़ास जो लम्हात थे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ अच्छा जुड़ा हुआ है। हर शख्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो गामज़न है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको सामने लाया जाए, उसको निखारा जाए और दिखाया जाए कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। और आज एक पर्सनैलिटी जिनसे आपकी मुलाकात करवाई, वकील अंसारी साहब, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, सब लोग उनको जानते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा सोशल मीडिया पे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।